अब आप बताएं साहब, क्या बात है जो तुम इतना गुमसुम बैठे हुए हो? वजदान ने नज़र मुस्तजाब से हटाकर बुर्राक पर मरकूज की। लाला कुछ ज़्यादा नहीं, बस हफ्सा की वजह से परेशान हूँ। वो थोड़ा थकन ज़दा आवाज़ में बोला। क्यों, क्या हुआ? आपके वाली ने मेरी वाली को कल पूरा दिन बड़ा रुलाया है। मतलब? वजदान अचंभे से बोला। मतलब ये कि आपको याद है वो जो निकाह में दोनों बहन भाई आए थे और उससे पूछा था कि निकाह क्यों हुआ है उसका, और उसने कुछ भी नहीं बताया था। इस बात पर नाराज़ है वो, जो मेरी वाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए उसने सारा दिन रो रो कर बुखार चढ़ा लिया। अभी भी दवाई खिला कर आया हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी भी लाला। कैसी प्रॉब्लम? उसने मुझे कहा है कि मैं मुशाइम से बात करूं और उसको राज़ी करूं कि वो मान जाए, लेकिन मैं क्या बात करूं? मैं तो अभी उनकी पहली धमकी से ही बाहर नहीं निकला। अब क्या बात करूं उनसे? आप बात करके देख लें, क्या पता बात बन जाए। वजदान ने उसकी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और संजीदगी से बोला। मैं तुमको अभी यही बोलता हूँ, और अभी अभी उन दोनों को खुद ही इस मसले पर नज़रसानी करने दो। मेरी मानो तुम भी दूर रहो उन बहनों के मामलात से। लेकिन लाला, वो एक आस से बोल रही थी, मैं इनकार नहीं कर पाया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मनाऊं उनको। वो थोड़ा परेशान था। चलो मैं एक दफ़ा तुम्हारी खातिर बात करके देखूंगा, परेशान ना हो, क्या पता बात बन जाए। बहुत शुक्रिया लाला आपका। दोनों एक साथ बोले। बुर्राक को कुछ याद आया तो वो फ़ौरन बोला, वैसे लाला, मैंने क्या सुना है कि वो मुस्तफ़ा लाला का केस भी ओपन कर रही हैं। ये बात सुनकर मुस्तजाब के माथे पर बेसाख्ता बल पड़े। क्या मतलब है इस बात का? वो तैश से बोला। वजदान ने एक गहरी नज़र से उसको देखा और अपनी सर्द आवाज़ में बोला, बुर्राक, मुस्तजाब, तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। ऐसे ही मुस्तफ़ा के कत्ल के दो रुख हैं, और हम लोग अभी सिर्फ एक रुख से वाकिफ़ हैं। लेकिन उस लड़की ने मुझे और दादा को थोड़ा थोड़ा दूसरे रुख से आशना करवाया है। उसकी बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। मुझे अब लग रहा है कि अशर बेग कातिल नहीं है। हम महज सिर्फ एक धमकी से उसको कातिल नहीं ठहरा सकते। लाला, आप क्यों भूल रहे हैं कि वो लड़की अपने भाई को तो बचाएगी। मुस्तजाब का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर जाए। मुस्तजाब, तुम नहीं जानते, इन वकीलों के पास ना एक ऐसी हिस्स होती है जो उनको मुजरिम को पहचानने में मदद देती है। उसकी बातें बहुत अलग होती हैं। उस लड़की के पास कन्फेसिंग पावर है, वो ज़बरदस्त है। उसने दादा को भी आसानी से कन्फेस कर लिया था। उसने 2 महीने का वक्त लिया है मुझसे। अगर ये साबित कर देती है कि अशर बेग मुजरिम नहीं तो वो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं कर पाई तो अशर बेग को खुद फांसी दिलवाएगी। उसने वादा किया है। उसके बारे में जितना सुना है, ये लड़की कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटती। इसलिए ही तो उसको उसके सर्कल में सच्चाई के नाम से जाना जाता है। तो लाला, अशर की फांसी के बाद इनका क्या होगा? बुर्राक कुछ सोचते हुए बोला। अगर अशर को सज़ा मिल जाती है तो ये चली जाएगी, लेकिन लाला, वन्नी की हुई लड़की कब वापस जाती है? मुस्तजाब भी थोड़ा सोचते हुए बोला। लेकिन उसने शर्त ही यही रखी है जिसको मैंने और दादा दोनों ने मान लिया है। क्या वाकई दादा ने भी मान लिया है? बुर्राक की हैरत से भरी आवाज़ हलक से निकली। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। उस लड़की की कन्फेसिंग पावर बहुत अच्छी है। खैर, देखते हैं 2 महीने तक वो क्या करती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भरोसा हो रहा है उस लड़की पर। बहुत अलग टाइप की है। मैंने ऐसी लड़की ज़िंदगी में नहीं देखी। दबंग है। कुछ तो ऐसा सामने लाएगी जो हम सबको हिला कर रख देगा। लेकिन जब देखी जाएगी। मैं रोज़ ऑफिस नहीं आ सकता हूँ, वीक में सिर्फ 1-2 बार ही आऊँगा, इसलिए बातें बाद में, अभी बैक टू वर्क। वो बोलकर उठा और अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया। पीछे वो भी अस्पात में सर हिलाकर उसके पीछे ही मीटिंग रूम से निकले और अपने अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। यार उमैर भाई, इसी रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था ना मुशाइम ने? हमजा मोबाइल पर एड्रेस देखते हुए बोला। यार है तो यही, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रही? क्या करें, मिशी को कॉल करूं? क्योंकि उस लड़की का नंबर भी नहीं है मेरे पास। उमैर ने फ़ौरन नफ़ी की। नहीं, कॉल नहीं करो। उसने टेबल नंबर बताया है ना, वहाँ चलते हैं, वो भी आती ही होगी। हाँ भाई, ये ठीक है, चलो अपनी टेबल पर चलते हैं, क्या पता अभी तक आई ही ना हो। वो बोलकर दोनों टेबल की जानिब बढ़े जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। ग्रीन कुर्ता और ब्लू जीन्स, गले में स्कार्फ डाले। अरे ये क्या, ये तो वही केक शॉप वाली लड़की थी। हमजा उसके सामने आते हुए शाइस्ता आवाज़ में सलाम करने के बाद बोला, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप मैम? उसकी आवाज़ हमना के कानों से टकराई तो उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। हमजा को 440 वोल्ट का झटका लगा था अपने सामने उस छोटी आफत की परकाला को देखकर। तुम? हमजा के मुंह से शौक भरी आवाज़ निकली थी। आप? हमजा ने भी बेयकीनी की कैफियत में उसको देखा, और उमैर उन दोनों को बेवकूफ़ों की तरह देख रहा था।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई हो? हमजा सदमे भरी आवाज़ में बोला। एक्सक्यूज़ मी, यही बात मैं भी बोल सकती हूँ कि आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम जैसी सरपिरी लड़की के पीछे आऊँ। अरे जाओ, तुम पागल हो। एक शरीफ लड़की दिखी नहीं और आगे पीछे। वो तो बस ज़रा गलत फहमी हो गई थी। मैं समझी थी कि मेरा केक आपने गिराया है, तो बस मैंने आपको बोल दिया। वो गड़बड़ाते हुए मिनमिनाई। तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? हमजा सपाट लहजे में बोला। मैं क्यों बताऊं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो तेवरी चढ़ाकर बोली। आई डोंट केयर तुम यहाँ कुछ भी करो, पर ये मेरी टेबल है, इसलिए निकलो यहाँ से। ओह हेलो, तमीज़ से, ये मेरी टेबल है। वो भी तैश भरी आवाज़ में बोली। एक सेकंड, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? हमना की नज़र उमैर पर पड़ी तो वो पूरी कांप सी गई। वो पुलिस यूनिफॉर्म में ही था। सर मैंने कुछ नहीं किया, बस वो ज़रा सी गलत फहमी हो गई थी और आप पुलिस को लेकर आ गए। वो बिल्कुल रो देने को थी। टोन वगैरह सब बदल गया था। उमैर को जी भर के उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आई और साथ में अफसोस भी हुआ जो हमजा के सामने ऐसी बात बोल गई थी। हमजा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते उमैर को आंख मारी और उसको डराता हुआ बोला। हाँ हाँ सर, मैं इसी लड़की का बता रहा था आपको। ये वही है, इसने ही तो इल्ज़ाम लगाया था मुझ पर केक शॉप के बाहर। ये वही है, आप इसको गिरफ्तार करें। उसका बस नहीं चल रहा था। वो कह कहे लगाए, लेकिन खुद को कंट्रोल किया हुआ था। नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। ये लड़का ही मुझे छेड़ रहा था। ये बदमाश भी है और बदतमीज़ भी। मैंने कुछ नहीं कहा। जी नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। वैसे अगर आप कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हो किसी पर तो कितने साल की सज़ा होती है? हमजा ने सोचते हुए कहा। यही कोई 5-6 साल की। उमैर भी उसका साथ देते हुए बोला। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हमना की आंखें नमकीन पानी से भरने लगी थी। हमजा और उमैर उसकी आंखों में आंसू देखकर फ़ौरन सीधे हुए और उमैर आगे आया। बेटा मजाक कर रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं करने आए। दरअसल टेबल नंबर 5 पर हम एक लड़की से मिलने आए थे जॉब के सिलसिले में। उमैर नर्म लहजे में बोला। आपका नाम हमजा सर है? वो अपने आंसू साफ करते हुए धीमी आवाज़ में बोली। वो मैं हूँ। हमजा ने पीछे से हाथ उठाया। यानी आप लोगों को मुशाइम मैम ने भेजा है? बिल्कुल सही पहचाना। उमैर मुस्कुराते हुए बोला। माई सेल्फ हमना फारूकी। वो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली और उमैर ने उसका हाथ थामा। माई सेल्फ एसपी उमैर सिद्दीकी एंड हिज सेल्फ हमजा बेग। आपसे मिलकर खुशी हुई। काश मैं भी यही बोलती। वो हल्की आवाज़ में मिनमिनाई। क्या कहा? हमजा एकदम बोला। कुछ नहीं। ठीक है हमजा, बस करो अब तुम। आपसे मिलने के लिए हमें मुशाइम बेग नहीं भेजा है। जी मैम से मेरी बात हो गई है, उनका कुछ सामान है ये। वो एक शॉपर उनके सामने करते हुए बोली। और मैम ने कहा है कि आज से ही कार्रवाई शुरू करनी है, तो आज ही हम लोग गांव के लिए मतलब अभी ही निकलेंगे। यानी तुम्हारी सारी बात मिशी से हो गई है? हमजा आगे आते हुए बोला। जी मेरी सारी बात मैम से हो गई है। गुड, तो फिर भाई हम लोग निकलते हैं। हाँ चलो। वो तीनों एक साथ ही रेस्टोरेंट से गांव की जानिब निकले। चलो जी साहब, हमारा तो हो गया नाश्ता। मुझे थोड़ा सा काम है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और मेरी बातों पर गुड़िया गौर करना, फ़ायदा होगा बहुत। जी ठीक है, वो धीमे से बोली। मुशाइम अपनी कुर्सी से खड़ी होती इससे पहले नूरे दनदनाती हुई किचन में दाखिल हुई। कब बोला था मैंने तुम्हें नाश्ते के लिए, और अभी तक मेरा नाश्ता लेकर नहीं आई तुम? वो हलक के बल चिल्लाई। सहर का जिस्म पूरा काम सा गया। उसकी धाड़ पर मुशाइम के माथे पर बेसाख्ता उसके रवैये पर बल पड़े थे। कुछ पूछ रही हूँ मैं? वो एक बार फिर रूडली बोली। मैं इनको नाश्ता देकर आपके लिए ही ला रही थी। सहर घबराते हुए बोली। नूरे ने निगाह घुमाकर मुशाइम को खड़े देखा जो स्पाट अंदाज में उसी को ही देख रही थी। तुम इसकी वजह से मेरी बात इग्नोर कर गई? आने दो भी मोमानी जान को। अगर तुम्हारी अकल ठिकाने ना लगवाई ना तो मेरा नाम भी नूरे नहीं। समझ क्या रखा है तुमने खुद को? वो हलक के बल चिल्लाकर बोली। इस घर की बेटी, इस घर की बेटी, इस घर की इकलौती पोती, इस शाह खानदान के वारसों की एक इकलौती बहन। मुशाइम उन दोनों के बीच हाइल होते स्पाट अंदाज में बोली थी। तुम बीच में मत बोलो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, हटो यहाँ से। वो भी उससे उसी अंदाज में बोली। सबसे पहले तो आप मुझे तुम से नहीं आप कहकर मुखातिब करेंगी। दूसरी बात कि ये मेरा काम कर रही थी, इसलिए मैं बोलूँगी। और तीसरी बात, ये कोई मुलाजमा नहीं है जो आप इससे इस टोन में बात कर रही हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि वो आपका काम कर रही है। इसकी शुक्रगुजार होने की बजाय आप इस पर धौंस जमा रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तुम बताओगी मुझे अब कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अरे होती कौन हो तुम मुझसे इस तरह से बात करने वाली? अभी कहा था आपसे मुझसे तुम नहीं आप कहकर बात करें।
सेकंड चीज़, मुशाइम ने नज़र घुमाकर सहर को देखा जो परेशान निगाहों से उन दोनों को ही देख रही थी। मुशाइम ने आंख मारी और अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, मैं इस घर की बहू हूँ, सरदार वजदान शाह की बीवी, सहर की भाभी, और आई थिंक अब तो मैं तुम्हारी भी भाभी हूँ। नूरे के तो तन बदन में ही आग लग गई थी उसकी बात सुनकर। उसका हाथ यकदम उठा, लेकिन मुशाइम के गाल पर लगने से पहले ही हवा में ही उसने उसके हाथ को पकड़ लिया था। एक दफ़ा ये गलती कर चुकी हो और उसका खमियाजा भी भुगत चुकी हो। उम्मीद करती हूँ आइंदा ये गलती नहीं होगी। आज हाथ पकड़ा है, कल जड़ से उखाड़ दूंगी मैं। अपनी औकात में रहो। उसको एकदम पीछे की तरफ धक्का देते हुए वो बोली, देख लूंगी मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, बता रही हूँ मैं। वो तंबीह करती हुई उंगली उठाकर बोली। हफ्सा जो किचन में आई थी उसको मुशाइम के मद्दे मुकाबिल देख से उसने उसको पीछे की जानिब खींचा और किचन के गेट की तरफ धक्का दिया। ए, होती कौन हो तुम मेरी आपो के साथ बदतमीजी करने वाली? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आपो, आप बस मुझे हुक्म दे, मैं इस चुड़ैल का खून पी जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, पीछे हो जाओ। वो उसको देखकर संजीदगी से बोली, आपो, आप इसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हैं? इसने आपसे बदतमीजी की है। इसको कुछ पता तो था ना, लेकिन वो मुशाइम के मद्दे मुकाबिल हुई थी, यानी वो हफ्सा की आपो के। और ऐसे कैसे जाने दे हम? मुशाइम को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। पीछे सहर भी अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में सुर्ख हो गई थी और नूरे हफ्सा को हवन्नक बनी देख रही थी। अभी उसके साथ हुआ क्या? दफा हो यहाँ से। नूरे एक बार फिर धक्के पर होश की दुनिया में लौटी और तीनों को खूंखार निगाहों से देख अपने कमरे में चली गई। आपो, देखा कैसे मैंने इसको डरा कर भगा दिया? वो फखरिया कॉलर झाड़ते हुए बोली। किसने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए? मुशाइम का लहजा कड़क हुआ। आपो, वो आपसे बदतमीजी कर रही थी। हफ्सा उसका लहजा देख गड़बड़ाई। तुमने देखा था उसको बदतमीजी करते हुए? लेकिन आपो, वो खड़ी ऐसे ही थी, मैं समझी आपसे बदतमीजी कर रही है। सबसे पहली बात, प्लीज़ मुझे ये आपो मत कहो। मैं सिर्फ अपने भाई की आपो हूँ, ना कि हर ऐरे गैरे की। हफ्सा का दिल छन्नाक की आवाज़ से टूटा था। आपो, कब तक आप मेरे साथ ऐसा करेंगी? वो नम आवाज़ में बोली। मुशाइम को अंदाज़ा हो रहा था कि वो सारी रात रोई है, लेकिन फिर भी पत्थर बनी रही जब तक ये जुड़ नहीं जाता। प्लीज़ हफ्सा, हटो, मुझे मेरे कमरे में जाना है। फिर वो रुकी नहीं थी, पीछे उसको बुत बना छोड़ अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। रात के कोई 9 बजे का टाइम हो रहा था। शाह खानदान खामोशी से खाना खाने में मगन था। टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय आर्यान और पुप्पो के। वो दोनों अस्पताल में थे। ठीक कुछ सेकंड के बाद मुशाइम जीने उतरकर डाइनिंग टेबल के पास आई और बावाज़े बुलंद सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। नूरे ने एक नफ़रत भरी निगाह उस पर डाली। बुराक, मुस्तजाब, हफ्सा, सहर और वजदान सब ने तकरीबन एक साथ ही उसके सलाम का जवाब दिया और वो भी उनका जवाब मिलते ही सीधे हाथ वाली खाली कुर्सी पर सगीर शाह के साथ बैठी और बैठते ही उनसे उनका हाल दरियाफ़त किया। कैसे हैं आप सर? तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? उनको अचंभा हुआ, लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज करके सादा लहजे में बोले, हम ठीक हैं, तबीयत भी ठीक है। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपको एक बात बतानी है, बल्कि आप सबको ही। वो बोलकर सबसे एक साथ मुखातिब हुई। सबने उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा स्पार्ट था, आंखें संजीदा थीं। वजदान बिल्कुल उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था और बहुत गहरी निगाहों से उसको देख रहा था। अभी थोड़ी देर बाद मेरा भाई हमजा और उसकी असिस्टेंट हमना, ये बात हफ्सा को देखकर खालिस्तन बोली गई थी। हफ्सा की आंखें लाल हो रही थीं। और जो पुलिस इंस्पेक्टर हमारे साथ इस केस पर काम कर रहे हैं वो तीनों अभी आएंगे। अभी खाने के बाद घर के एक एक फर्द से इन्वेस्टिगेशन होगी। मुस्तफ़ा के बारे में आप लोगों से पूछताछ की जाएगी। उम्मीद करूंगी कि मेरे साथ ताउन किया जाएगा और कोई बात बिना छुपाए मुझे हर बात बता दी जाएगी। किस किस से पूछ-गूछ होगी? सगीर शाह उसकी जानिब देखते बोले, सर, सारों का मतलब सब होते हैं। अब इसमें मुस्तफ़ा के माँ बाप शामिल हों या फिर उसका भाई शामिल हो या बहन, सबका मतलब सब। तो आप क्या हफ्सा से भी पूछताछ करेंगी? बुर्राक शाह किसी खदशे के तहत बोला। सब में हफ्सा भी आती है, उससे भी होगी, बल्कि उससे तो अच्छे से होगी, क्योंकि हो सकता है कातिल यही हो। हफ्सा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। वजदान, मुस्तजाब, बुराक सारे उसकी बात से हिलकर रह गए। जब ये यहाँ आई थी इसके 2 दिन बाद मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ। हमारा शक इस पर भी जा सकता है सर। इसके बाद हमारा शक सहर पर भी जा सकता है। जहाँ तक मुझे पता चला है लास्ट मुलाकात उससे ही हुई थी। फिर हम नूरे का भी बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में वो थी
उसके साथ। ये सारे जो हैरत, क्योंकि लास्ट में वो भी थी उसके साथ, सारे हैरत से जो उसकी बात सुन रहे थे, उसकी पूरी बात सुन थोड़ा रिलैक्स हुए। सगीर शाह ने कुछ समझते हुए सर इस बात में हिलाया। सर मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि मुझे आप सबके ताउन की ज़रूरत है। जब मैं पूछताछ करूँ तो मुझे मेरी औकात याद ना दिलाई जाए, सिर्फ जवाब दिए जाएँ। ये बात उसने नगीना बेगम की जानिब देखते हुए बोली। आपसे दरख्वास्त है आप सबको ये बात बोल दीजिए कि उन्होंने उसकी बात सुनकर निगाहें सब पर मरकूज की और बुलंद आवाज़ में बोले, मुशाइम कुछ भी पूछे तो बिना ये सोचे कि ये वन्नी है, इसको हर बात साफ साफ बताई जाए। ये मेरा हुक्म है सबके लिए। सबने इस बात में सर हिलाया। अभी इन सब चीज़ों को छोड़ो और खाना खाओ, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो रहा है, उन्होंने कहा तो सबने एक हैरत भरी निगाह उन पर डाली, लेकिन उन्होंने किसी पर तवज्जो दिए बिना अपना खाना शुरू किया और साथ मुशाइम ने भी। नूरे ने नफ़रत भरी निगाहों से उसको देखा और हफ्सा ने बहुत दुख से उसे। वो लोग अभी खाना खाने में ही मगन थे जब एक मुलाजमा आकर बोली। वो बाहर सगीर शाह अपनी आंखें उस पर मरकूज किए सख्त तेवर लिए बोले, साहब जी वो बाहर बेग खानदान का लड़का आया है। उसका लहजा डरा सहमा था। मुशाइम ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा और संजीदगी से पूछा, कितने लोग हैं? बीबी जी 3 हैं, एक लड़की और 2 लड़के। वो सहमी निगाहों से सबकी तरफ देखते बोले, ओके आप उनको ड्राइंग रूम में बिठाएं, मैं आती हूँ। उसने एक घबराई हुई नज़र से सगीर शाह की जानिब देखा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो उनकी इजाज़त मिलते ही वो बोलकर बाहर निकल गई। मुस्तजाब की रगें वाज़े दिख रही थी। हमजा का सुनकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यहाँ पर बेग खानदान का बंदा आए। मुशाइम ने एक नज़र उसको देखा और खड़ी हुई और संजीदगी से उसको देखते हुए बोली, मुस्तजाब तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। अपनी आंखों से झूठ का पर्दा हटाओ, जब भी तुम्हें सच्चाई दिखेगी। सर 20 मिनट बाद आपसे ही शुरुआत की जाएगी, मैं आती हूँ। वो बोलकर ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ी जहाँ हमजा बेसब्री से निगाहें गेट की तरफ जमाए बैठा था और हमना चश्मे के पीछे से अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके हवेली को देख रही थी और उमैर थकन की वजह से आंखें मूंदे सोफे पर टेक लगाए खुद को पुरसकून कर रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहले निगाहें हमजा से टकराई। दिल बेख्तियार भाई को देखकर धड़का, आंखें भी नम हुई। उसका रोता वजूद आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। हमजा का दिल भी मामूल से हटकर धड़क रहा था। वो धीरे धीरे कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने खड़ा हुआ। आंखें नीचे थी। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ भी काफ़ी धीमी थी। मुशाइम ने नम आंखों से उसको देखा और खामोशी से उसके सीने से लगी। हमजा ने उस पर गिरफ्त नहीं बनाई थी। बस करना यार, हम सब कभी अलग नहीं हो सकते। देख मैंने कहा था ना जल्द मिलेगी, बस कर यार। हमजा की आंख से आंसू फिसलकर मुशाइम के बालों में जज्ब हुआ और उसने उसको सीने में भींचा। आई मिस यू, वो नम आवाज़ में बोला था। दिल कांप सा गया था। पता नहीं क्यों जैसे ख्यालात उसके जहन में आते थे वो सब नहीं हुए थे। यही सोच सोच कर दिल डर रहा था, लेकिन उसको सामने देख दिल कांप गया। आई मिस यू टू, मैंने भी बहुत याद किया तुम्हें। आवाज़ काफ़ी धीमी थी दोनों की। हमजा उसको खुद से अलग करके एक अकीदत भरा बोसा उसकी पोशानी पर दे गया, जिसको महसूस करके मुशाइम ने सुकून से आंखें मूंदी। बहुत याद आई तुम इन दिनों। मैं समझता था तुम नहीं होगी तो सुकून से रहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिवाय तकलीफ़ के मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा बस, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में हर वो चीज़ होती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता, लेकिन हो जाती है ना, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है और हम इस चीज़ को कभी नहीं बदल सकते। हमजा, सबकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी को नहीं छोड़ना। वो लड़की साथ आई है। उसको जैसे ही हमना का ख्याल आया तो उसने पूछा, जी मिशी आई है, ये रही। वो सामने से हटा तो उसकी नज़र हमना पर गई, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटी लगी थी उसको। उसने मुस्कुरा कर उसको देखा और अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए बुलंद आवाज़ में सलाम किया, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उसकी आवाज़ सुनकर उमैर ने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं और हमना झटके से उसकी तरफ देखकर खड़ी हुई और उसको सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम तो बिल्कुल ठीक है मैडम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम। हमना भी खड़े होते हुए बोली, आप कैसी हैं? वो उनके सामने आते बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस हमना फारूकी। सफ़र कैसा रहा आपका? मैम बिल्कुल ठीक रहा और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। वो चहक कर बोली, शुक्रिया, मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। वो बोलकर उमैर की जानिब मुड़ी।
हाय उमैर, कैसी हो? उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। उमैर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और उसी वक्त वजदान शाह कमरे में दाखिल हुआ। उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में ही था और उनके हाथ के सामने बिल्कुल वजदान शाह खड़ा था। ये देखकर उनके आसाब तने और चेहरा सुर्ख हुआ। मैं भी बिल्कुल ठीक। दोनों का चेहरा खुशी से एक दूसरे को देख दमक रहा था। वजदान को कुछ हुआ था और जबड़े भिंचे थे उसके। तुम तीनों बैठो, बस इन्वेस्टिगेशन शुरू ही करते हैं, फिर खाना हवेली जाकर खा लेना। हमज़ा, मिस हमना को भी तुम हवेली ही लेकर जाना और ख़याल रखना, इनका मेहमान है ये मेरी कुछ दिनों के लिए। हमज़ा और उमैर दोनों ने सर इस्पात में हिलाया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन। और आगे का मरहला भी। वो मूर्ति के सामने ही वजदान खड़ा हुआ था। वजदान और उसकी नज़रें मिली और आंखें चार हुई। दोनों के दिल एक साथ धड़के थे। उन दोनों की आंखों में कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे के सहर में जकड़ रहा था। मिस्टर वजदान, उसकी आवाज़ से वो सहर टूटा। अच्छा है आप आ गए, बैठिए और साथ में मिस्टर सगीर शाह को बुलवा लेते हैं। वो बोलकर बाहर की जानिब बढ़ी। वजदान की निगाहें अब सिर्फ उमैर पर थी। वो शाम से चलता सोफे पर बैठा। हमज़ा ने उसको देखकर सलाम किया, जिसका जवाब उसने सर की हल्की सी जुम्बिश से दिया था। सामने वाले सोफे पर सगीर शाह और वजदान शाह दोनों साथ बैठे थे। मुशाइम भी उनके सामने कुर्सी रखकर बैठी थी। हमना के हाथ में एक कॉपी और पेंसिल थी। मुशाइम के हाथ अपने सीने पर बंधे हुए थे। हमजा मुशाइम के सर पर ही खड़ा था और उमैर पीछे की जानिब बैठा था। तो मिस्टर सगीर शाह, आपकी लास्ट बात क्या हुई थी मुस्तफ़ा से? कोई ख़ास बात नहीं, बस मामूली सी बात हुई, वो सादा अल्फाज में बोले। क्या मामूली बात हुई थी? वो बिल्कुल संजीदा थी। वजदान का बताया था कि वो ऑफिस ज्वाइन कर रहा है और कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। उनका लबो लहजा बहुत सादा था। वो चाहकर भी उसके साथ रूड नहीं हो पाते थे। आपको कन्फर्म है कि यही बात हुई थी आपसे? उन्होंने ठंडी सांस भरी। हाँ, इसके अलावा हमारी मुलाकात नहीं हुई। ओके, हम ना नोट डाउन। जी मैम, मैं कर रही हूँ। तो मिस्टर वजदान शाह, आपकी और उसकी लास्ट बात क्या हुई थी? कोई ख़ास नहीं, ऐसे ही मजाक मस्ती हुआ करती थी, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई और बिल्कुल दादा की तरह हमारी फिर मुलाकात नहीं हुई। आप दोनों ये बताएं मुझे कि कोई आपका ऐसा दुश्मन जो आप लोगों की जायदाद या किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहता हो, जिसकी वजह से उसने मुस्तफ़ा को टारगेट किया हो। और एक चीज़ और, बेग ख़ानदान के अलावा ही किसी का बताइएगा। उसने वजदान को देखकर ख़ास जता कर कहा। नहीं, बेग ख़ानदान के अलावा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये बात सगीर शाह बोले। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। और वजदान शाह, आप बुर्राक और मुस्तजाब दोनों को भेजता हूँ। उसकी आंखें अभी भी उमैर पर ही थीं। वो दोनों निकले और उनके चंद सेकंड बाद ही बुर्राक और मुस्तजाब अंदर दाखिल हुए।